Hello students, how are you all? Hope all of you are well. Actually, in the previous video we have studied about the concept of mole concept numericals and equivalent weight numericals, right? आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं that especially belongs from percentage. As for example, मैं जस्ट सपोज करता हूँ अगर आपकी मम्मी सब्जी बनाती है तो सब्जी में देखना सब कुछ का कंपोजिशन रहता है, राइट? या फिर आप कोई मेडिसिन खरीदते हो तो देखना मेडिसिन में कौन कौन से एलिमेंट से बने हैं, कौन कौन से कंपाउंड से बना हुआ है, तो सब कुछ का एक कंपोजिशन रहता है. जैसे अभी आप सैनिटाइजर खरीदते होगे, राइट? तो अभी कहा जाता है एटलीस्ट 60% अल्कोहल उसमें होना चाहिए, तो अल्कोहल का कंपोजिशन 60% है. वैसे ही अगर कोई भी एक कंपाउंड है, कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है, तो उस मॉलिक्यूल में उस एलिमेंट का कितना परसेंटेज है, तो उसी रिलेटेड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. हमारा टॉपिक का नाम है परसेंटेज कंपोजिशन. क्या नाम है? परसेंटेज कंपोजिशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक? परसेंटेज कंपोजिशन कहने का मतलब हो गया कि किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर, ऐसा मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ अल्कोहल या सैनिटाइजर, कोई भी कंपाउंड के अंदर में किसी भी एलिमेंट का कितना परसेंटेज है. हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी जीवन है वाटर से. तो याद कीजिए वाटर का केमिकल फॉर्मूला कितना होता है? H2O, राइट? जिसमें आप देखना 2 हाइड्रोजन एटम्स है और एक हमारा ऑक्सीजन एटम है. टोटल मॉलिक्यूलर वेट जो है इनका 18 हो जाता है, राइट? अब आपको पता लगाना है कि इस टोटल 18 ग्राम में कितना परसेंटेज हाइड्रोजन है और कितना परसेंटेज ऑक्सीजन है. क्या बता सकते हो जनरली देख करके? आप बोलोगे सर 3 एलिमेंट है, मतलब ऐसा लग रहा है कि 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो अगर इस दोनों को बांटते हैं तो 50% ऑक्सीजन. नो, इसका एक फॉर्मूला होता है. तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले को हम लोग लिख लेते हैं. इसका फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इन अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100. तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिए, मास ऑफ एन एलिमेंट. तो ये हमारा फॉर्मूला है. मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100. 100 यहाँ पे क्योंकि हमें निकालना है परसेंटेज. मैं बात कर रहा था वाटर का, तो वाटर का सबसे पहले हम किसका निकालेंगे? इन द वाटर आई हैव सीन दैट वाटर में हम लोग हाइड्रोजन का निकालते हैं, राइट? तो यहाँ पे लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, हाइड्रोजन इन H2O इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, मीन्स मोलर मास ऑफ H2O. याद है ना मोलर मास? व्हाट इज मोलर मास? या भूल गए? इनटू 100, राइट? तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा यहाँ पे? आपको पता है कि हाइड्रोजन 2 है, तो इसीलिए मास ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो जाएगा. और टोटल मोलर मास इसका कितना हो जाएगा वाटर का? अभी जस्ट हमने निकाला था 18 और इनटू 100. मतलब आपको क्या दिख रहा है? 200 अपॉन 18, राइट? अगर 18 का टेबल नहीं आता है तो 9 का टेबल आता होगा. 100 अपॉन 9 कर दो, राइट? तो 9 1 जा 9, अगेन 10, 11.11 परसेंटेज हमारा हाइड्रोजन का, राइट? और इसी में अगर वाटर में हम बात करें मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो देखो अगर जनरली हमारा एक का निकल गया तो दूसरा हम लोग 100 माइनस इतना कर सकते हैं. लेकिन अगर फिर भी तुमको ये फॉर्मूला के ऊपर में कंसेप्ट देखना है तो इजीली हो जाएगा. जैसे हम लोग बता सकते हैं मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर. ये मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, सिमिलरली मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर. जनरली तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं 100 माइनस 11.11. सो 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 1 8, 88.89 परसेंटेज. तो याद रखना ये ऑक्सीजन का परसेंटेज हो गया और ये हमारा हाइड्रोजन का. अगर आपको ऑक्सीजन का भी इस फॉर्मूला के बेस से निकालना है तो वो भी बहुत इजीली है. मैं आपको एक कंपाउंड देता हूँ, आपको एक कंपाउंड का मोलर मास निकालना है जिस कंपाउंड का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, कैल्शियम कार्बोनेट. अगर इसका देखो बस ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है इसमें. किसी भी कंपाउंड में आप हर एक एलिमेंट का
परसेंटेज निकाल सकते हो। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला CaCO3, राइट, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में CaCO3 हर एक एलिमेंट का आपको परसेंटेज निकालना है, कैल्शियम कितना है, कार्बन कितना, ऑक्सीजन कितना। तो अगर आप पहले सबसे पहले इसका मोलर मास निकाल दीजिए, कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का 12 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 मतलब 48, 40 प्लस 12 प्लस 48, 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100, निकल गया हमें 100। अब तो ये तो बहुत इजी है भाई। अगर आपको निकालना है मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कितना हो जाएगा, कैल्शियम का कितना होता है 40/100 इंटू 100, राइट, सीधे 100 कैंसिल, 40% हमारा कैल्शियम हो गया, किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में 40% हमारा कैल्शियम है। अब मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, कार्बन का कितना होता है 12/100 इंटू 100, वापस ये 100 कैंसिल, 12% हमारा क्या हो गया, कार्बन हो गया। और ऑक्सीजन का निकालना है, वैसे तो 48 था तो जनरल देख लो, 40 था तो 40% और ये 12 है तो 12%, इसका 48 होगा तो 48%। अगर वो फॉर्मूले से नहीं निकालना है तो सीधा सीधा क्या निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 100 माइनस 40 प्लस 12, राइट, 100 माइनस 62 दैट इज इक्वल टू 48%। बात समझ में आए? नहीं, अगर ये फॉर्मूला जैसे हम लोग इसका निकाल लें वैसे ही अगर आपको निकालना है तो वो बेसिस पे भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखो, अगर तुम्हें निकालना है मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का तो ये भी बहुत इजी है, किसी भी एलिमेंट का मास कंपोजिशन बहुत ही इजी है। जैसे ऑक्सीजन का भी हमने देखा 48/100 इंटू 100, 100 कैंसिल इज इक्वल टू 48%। तो इस फॉर्मूले से मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट की फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इजीली आप किसी भी एलिमेंट का आप इजीली क्या कर सकते हो, हर एक एलिमेंट का क्या निकाल सकते हो, मास परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट। अब हम लोग सीखेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला। नाम सुना है आपने इंपेरिकल फॉर्मूला का? चलिए अब हम लोग इसका, अगर आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला लिख लीजिए, अदरवाइज अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपेरिकल फार्मूला? फार्मूला व्हिच गिव द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स। फार्मूला व्हिच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स इज कॉल्ड इंपेरिकल फार्मूला। जैसे कोई भी कंपाउंड, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। अब C6H12O6 का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालो, मतलब कितने हैं टोटल कार्बन, कितने हैं 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। अगर 6 हम सब में से कॉमन ले लें तो CH2O हो जाएगा। तो CH2O जो है इस ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, ये इंपेरिकल फार्मूला। तो आज का हमारा टॉपिक है इंपेरिकल फार्मूला। अगर आप लोग इसका डिफाइन लिखना चाहते हैं तो डिफाइन भी लिख सकते हो, empirical formula. What is empirical formula? An empirical formula of a compound may be defined as an empirical formula of a compound may be defined as the simplest, the formula which gives the simplest whole number. The formula which gives the simplest whole number ratio of atom. The formula which gives the simplest whole number ratio of atom. Simplest, ये क्या कह रहा है, an empirical formula of a compound may be defined as the formula which gives the simplest whole number ratio of atoms of the various elements
present in the molecule of the compound, of the various elements present in the molecule of the compound, इसको आप लोग नोटबुक में लिख सकते हैं, molecule of the compound। मैं क्वेश्चन आपको पूछ सकता हूँ व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला, तो उस समय आप ये डिफाइन लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको देखो किसी भी डिफाइन को पहले हमें समझना होता है। कैसे हम समझेंगे? समझने के लिए आपको दो चीज़ का बहुत ज़रूरी है। पहले आप क्या कहना चाहता है डिफाइन, उस कंसेप्ट को समझ जाओ। अगर वो कंसेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद उसको आप अपने वर्ड, क्योंकि इंग्लिश एक लिटरेचर है, एक लैंग्वेज है, तो डेफिनेटली आप उसको अपने लैंग्वेज में भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, एन एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड में बी डिफाइंड एज द फार्मूला व्हिच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। एक छोटा सा बच्चा होगा, वो सिर्फ इस वर्ड पे ज्यादा जोड़ देगा। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। गॉट इट? अब सबसे पहले आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का कैसे निकालो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ज़्यादा जरूरी है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसको कह देंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड में बी डिफाइंड एज द फार्मूला व्हिच गिव द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। तो अगर आप लोग ये भी लिखना चाहें मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो वो भी लिख सकते हैं। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड में बी डिफाइंड एज द molecular formula of a compound may be defined as the molecular formula of a compound will be defined as the formula which gives the actual number of atoms, the formula which gives the actual number of atoms of the compound, the formula which gives the actual number of atoms of various elements present in the molecule of the compound, of the various elements present in the compound। तो किसी भी फॉर्मूला को लिखने का बस एक तरीका होना चाहिए, राइट? देखो इसमें भी वही सेम लिखा है, यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला है, यहाँ पे मैंने लिखा मॉलिक्यूलर फार्मूला। देख लो, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड में बी डिफाइंड एज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड में बी डिफाइंड एज द फार्मूला व्हिच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम। और यहाँ पे क्या है? द फार्मूला व्हिच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, which gives the actual number of atoms of the various elements present in the compound। अब कितने एलिमेंट हैं? अगर हम, वही मैंने आपको बताया था ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज कितना होता है? C6H12O6। तो ये क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहने का मतलब जो किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एक्चुअल एटम्स प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ एक्चुअल एटम्स प्रेजेंट है। यहाँ पे ये कहने का मतलब हो गया कि आखिर मान लो जो भी जैसे C6H12O6 है, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसमें आपको सिंपलेस्ट नहीं, ये रियल इसका केमिकल फार्मूला है, उसी को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड में बी डिफाइंड एज द फार्मूला व्हिच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। अगर इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज का आपको क्या निकालना है? एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इतना हो गया, राइट? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ, अब यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। क्या निकालना है आपको? एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, एम्पिरिकल फार्मूला,
एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, क्या होगा एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज बताओ जरा। मैंने क्या कहा था आपको, इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। कैसे निकालोगे आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो? याद करो आप लोग जब फ्रैक्शन पढ़ते होंगे तो सिंपलेस्ट कोई भी जैसे फ्रैक्शन दे दे, जैसे 36/9 है, ओके 36/9, तो इसका अगर हम लोग सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालते थे तो 9 4 जा 36, 4/1, 4:1 हम लोग लिखते थे, याद है। तो वैसे ही आपको इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है, C6H12O6। तो देख लो आप सब इस सब में 6 कॉमन होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग अगर 6 कॉमन ले लें तो ये कार्बन बच जाएगा, 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन। तो ये 6 जो है इसका यहाँ पे ये 6 जो है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में CH2O हो जाएगा, राइट। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो यहाँ पर आपको बताएगा 1:2:1 के रेशियो में ये होना। तो ये अगर हम लोग निकाल देते हैं तो ये CH2O हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिसमें आप देख लो कार्बन जो है 1, हाइड्रोजन का रेशियो 2 और ऑक्सीजन का रेशियो यस। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। कहने का मतलब यही हुआ द मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला, इस दोनों का अगर आप रिलेशन निकालेंगे तो हमें बस सीधा सीधी निकलेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो क्या लिखेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मास ऑफ एनी कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास यहाँ पे लिख लो आप लोग, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास, राइट। तो अब जैसे इसका मास निकाला आपने और CH2O का मास निकाला तो आपको नंबर ऑफ ये जो 6 मैंने यहाँ पे लिखा था वो n मिल जाएगा। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू वही हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पिरिकल, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और ये हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला मास, गॉट इट। तो n का जो वैल्यू है वही जो नंबर ऑफ n क्या है यहाँ पे वही होगा होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर। द एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू, अब देख लो यहाँ से अगर तुमको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय n, अदरवाइज नंबर ऑफ एटम्स निकालना है कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो वो n की वैल्यू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिखने के, जैसे मान लो कि मास परसेंटेज ग्राम को चेंज करना है या फिर आपको नंबर ऑफ मोल्स ईच एटम का निकालना है तो उस हिसाब से हम लोग इसके अकॉर्डिंगली हम लोग चेंज करेंगे डिवाइड करके। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला इस दोनों को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको वो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो आपको निकल जाएंगे कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं। एक मैं क्वेश्चन दूंगा आपको यहाँ पे, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ CH2Cl, determine the empirical formula of CH2Cl, add the atomic masses of various atoms present in the empirical formula and divide molar mass by empirical formula mass and multiply the empirical formula by n obtained about to get the molecular formula। कहने का मतलब यही हो गया कि अगर मान लो तुमको मैंने दे दिया CH2Cl, अगर तुमको निकालना है कि इसका कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, n निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालोगे, उसके बाद क्या निकालोगे, मोलर मास निकालोगे। मोलर मास कैसे निकलेगा, मोलर मास निकालने का मैंने सबसे आसान तरीका बताया है, जो एक्चुअल कंपाउंड होता है वो नाम से हम सबका जो है हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल देंगे तो उसका मोलर मास निकल जाएगा हमारा। तो जैसे CH2Cl है, राइट, तो CH2Cl आपने कभी सुना है, CH2Cl ये एक्चुअली क्या था, C2H4Cl, राइट। तो ये इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड C2H5Cl होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर C2H4Cl, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखो अगर 2 से मल्टीप्लाई किया हो तो इसमें इधर भी Cl2 हो जाएगा, राइट। तो अगर मान लो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, आपको n का वैल्यू निकालना है, तो क्या करोगे आप, n का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकालोगे, C2H5Cl2 का मास निकालोगे। जैसे मान लो ये आप लोगों ने लिख लिया तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे करके बता देता हूँ।
जैसे मान लो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा हो जाएगा C2 मॉलिक्यूलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा C2H4Cl C2H4Cl कार्बन का कितना होता है C2H4Cl2 तो C कार्बन का होता है 12 12 into 2 plus 1 into 4 plus 35.5 into 2 तो सबसे पहले 12 to 24 plus 4 plus 71 71 plus 4 75 plus 4 79 and plus 20 79 7 और 2 99 राइट तो देख लो 4 4 8 1 9 7 2 99 इसका क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास और अगर हमारा एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है CH2Cl तो मॉलिक्यूलर के बाद हम लोग क्या निकालेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास तो एम्पिरिकल फार्मूला या एम्पिरिकल मास कितना हो जाएगा एम्पिरिकल मास हो जाएगा इसका CH2Cl CH2 मतलब C का कितना हो जाता है 12 और H का कितना हो जाता है 1 into 12 plus 1 into 2 plus 35.5 राइट 12 1 12 plus 2 14 14 plus 35.5 कितना होगा 14 plus 35 49.5 राइट कितना हो जाएगा 49.5 5 2 7 2 9 49.5 अब तुम्हें क्या निकालना है तुमको n ये n का वैल्यू तो n का वैल्यू हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है हमारा 99 और एम्पिरिकल फार्मूला मास है 49.5 कितना होगा बताओ 49 अप्रोक्स में हम लोग लिख सकते हैं 2 राइट तो क्योंकि होल नंबर चाहिए हमको सिंपलेस्ट होल नंबर चाहिए फ्रैक्शन में नहीं चाहिए पॉइंट में नहीं चाहिए तो हम लोग जनरली क्या कर देते हैं देखो 49 टू जा कितना होगा बताओ 40 वैसे इसको डिवाइड कर लो तुम 49 टू जा होता है 98 और 0.5 टू जा होता है तो यहाँ पे 49.5 को अगर डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट तुम्हारा n का वैल्यू 2 आएगा 2 का आएगा तो सीधा सीधे देख लो यहाँ पर तो ये जो है हमारा सही है या नहीं अगर आपको चेक करना है तो मॉलिक्यूलर मास में आपको पता चल जाएगा कि ये जो एम्पिरिकल फार्मूला दिया रहेगा वहां पे आप क्या करोगे 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा देखो मेन क्या है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कोई भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला दिया है और आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया निकालना है तो उसके लिए आप क्या करोगे अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको निकालना है तो सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला जो दिया है उसका कैलकुलेशन निकाल लो और मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n क्या हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n अब क्वेश्चन है n कैसे निकालोगे राइट तो चलो एक क्वेश्चन मैं बना करके दिखाता हूं कि हाउ टू फाइंड द n ये लिख लिया आप लोगों ने अगर नहीं लिखा है तो आप लोग इसको लिख लीजिए फिर मैं इसको इरेज करूंगा उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा वो क्वेश्चन के तहत हम लोग बनाएंगे कैसे हम लोगों को मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है अगर एम्पिरिकल फार्मूला दिया रहेगा सबसे पहले हम लोगों को n का वैल्यू निकालना है और n का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग जो है क्योंकि हमें पता है कि n का वैल्यू अगर निकल गया तो n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला राइट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड व्हिच हैज द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन 80% हाइड्रोजन 20% इफ द मॉलिक्यूलर मास इज 30 कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ हमारे पास राइट हमें क्या निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले निकाला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल गया तो फिर एम्पिरिकल फार्मूला वेरी इजी चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लो एनसीईआरटी का भी सेम क्वेश्चन होगा आप लोग गौर से देखना है क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन लिख देता हूं उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा चलो तो क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड व्हिच हैव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन एक आपको सबसे पहले क्या निकालना है आपको निकालना है एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है व्हाट यू हैव टू फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला तो एम्पिरिकल फार्मूला आपको निकालना है जिसमें आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कार्बन 80% है कार्बन कितना है 80% है और दूसरा है आपका हाइड्रोजन 20% है हाइड्रोजन 20% और मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास 30 मॉलिक्यूलर मास जो है आपका 30 राइट
अभी आपको फाइंड करना है एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला के बाद मोलिकुलर फार्मूला आपको फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक टेबल बना लेना जिसमें एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, कांस्टेंट इन सैंपल, नंबर ऑफ मोल, सिंपलेस्ट रेशियो और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, राइट। सबसे पहले क्या लिखोगे, एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, कांस्टेंट इन सैंपल, नंबर ऑफ मोल्स, सिंपलेस्ट रेशियो और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो देखो आपको क्या सब लिखना है, सबसे पहले एलिमेंट, कौन कौन सा एलिमेंट हमें दिया हुआ है, देखो यहाँ पे कार्बन है और हाइड्रोजन एलिमेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, पहला एलिमेंट है हमारा कार्बन और दूसरा एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन। कार्बन कितना परसेंटेज है, 80% और हाइड्रोजन 20%, राइट। बात समझ में आया कि नहीं आया। देखो जो जो क्वेश्चन में दिया है पहले हमको क्या करना है, उसको लिख देना है। तो उसके बाद जो है अब याद करो, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 और हाइड्रोजन का 1। कांस्टेंट इन सैंपल, ये जो 80% है वही हो जाएगा हमारा 80 ग्राम और ये हमारा हो जाएगा 12 ग्राम। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स, देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का मैं एक सबसे आसान तरीका बता देता हूँ कि कांस्टेंट इन सैंपल बाय एटॉमिक मास, कांस्टेंट इन सैंपल बाय एटॉमिक मास, क्योंकि परसेंटेज जो हमारा दिया रहेगा ये 80% है और एटॉमिक मास, इसको हमें डिवाइड करना है, राइट। 80/12 और यहाँ पर कैसे हम डिवाइड करेंगे, 80/12 और 20/1, राइट। 80/12 एंड 12/1। 80 को 12 से डिवाइड करो तो कितना होता है, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, 66.66 और 20 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 20 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 20 होगा, राइट। अब हमारा हो गया यहाँ पे 20। तो ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकला। अब हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे पता है आपको, ये जो 6.66 होगा, 66 पॉइंट नहीं होगा यहाँ पे, 6.66 और ये 20, 6.66 और ये हमारा 20 हो गया, राइट। अब सिंपलेस्ट जो रेशियो है आपका, इस नंबर से आपको डिवाइड कर देना, राइट। किसको इस नंबर से डिवाइड करोगे पता है आपको, जैसे 6.66 जो है इसको 6.66 से डिवाइड कर दोगे, 6.66 मतलब कार्बन रिलेटिव लेकर के और वापस यहाँ पे भी 20/6.66। तो अगर 6.66 को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, होल नंबर रेशियो 1 और ये 6 3 जा 18, 6 4 जा 22, होल नंबर हमें निकालना है तो 3। तो अब देख लो आपका जो कार्बन है वो 1 है और हाइड्रोजन जो है 3 है, मतलब CH3 मिथाइल। तो आपका ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। क्या होगा ये, एम्पिरिकल फार्मूला। और एम्पिरिकल फार्मूला आपका निकल गया। अब क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ, पहले n का वैल्यू निकालना है। मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल। तो सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे। तो कार्बन CH3 का एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना हो जाएगा, 12 + 1 × 3 दैट इज इक्वल टू 15। और हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास हमारा दिया हुआ है 30। तो n कितना हो जाएगा, देयरफॉर n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो ये 30/2 इज इक्वल टू 30/15, 15 2 30। तो हमारा n का वैल्यू कितना हो गया, 2। तो याद करो एम्पिरिकल फार्मूला के बाद जो हम लोग को अब जो निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, राइट। तो n हमारा कितना निकला है, 2 निकला है। 2 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला हमारा है CH3, तो इसको अगर डिवाइड करो तो C2H6, जिसको हम लोग इथेन बोलते हैं, राइट। C2H6 हमारा इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यस, आप लोग देख लो यहाँ पे एलिमेंट दिया था, परसेंटेज दिया था। सबसे पहले 2-3 चीजों का समझना जरूरी है। देखो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले देखना कौन कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है, एक टेबल टाइप का बना लेना। इस टेबल में 3 बॉक्स होंगे, ऊपर में डाल देना एलिमेंट, यहाँ पे परसेंटेज, एटॉमिक मास, कांस्टेंट इन सैंपल, नंबर ऑफ मोल्स, सिंपलेस्ट रेशियो और होल नंबर रेशियो। जो जो एलिमेंट्स, यहाँ पे तो 2 ही था, कभी कभी 3-3 4-4 भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे मान लो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स, राइट। सोडियम बाइसल्फेट, राइट। तो वहां पर अगर निकालना पड़ेगा, या फिर जो भी कंपाउंड जो बनता है तो उस तरह से अगर आपको निकालना पड़ेगा, जहाँ पे 2 है 3 है 4 है, तो उस तरह से अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, एलिमेंट यहाँ पे देख लो, कार्बन हाइड्रोजन था 80%, 20% था,
हमें पता है कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। कांस्टेंट इन सैंपल वही जितना परसेंटेज है उसी को ग्राम में हम लोग कर देंगे, तो 80 ग्राम और ये हमारा 12 ग्राम, सॉरी यहाँ पे 20 ग्राम होगा, नॉट 12 ग्राम, इट्स 20 ग्राम, तो ये 20 ग्राम हो जाएगा, राइट। तो ये 20 ग्राम हो गया। तो अब देख लो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए वही परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, तो 80/12 हो जाएगा। 80 को 12 से डिवाइड करोगे 6.66, फिर वापस यहाँ पे 20 हो गया, 20 को 1 से डिवाइड करोगे क्योंकि हमारा एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास 12 था, इसीलिए यहाँ पे 80 को 12 से डिवाइड किया और यहाँ पे 20 को 1 से डिवाइड किया, तो 6.66/20। अब तुम पूछोगे सर ये सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकलता है, तो याद करो सिंपलेस्ट रेशियो में हम लोग किसी भी एक रिलेटिव एटॉमिक, जैसे कार्बन 12 में हम लोग लेके चलते थे कार्बन को, राइट, हाइड्रोजन में जो हो जाएगा, फिर हाइड्रोजन जैसे कुछ कंपाउंड दिए रहेंगे तो उस हिसाब से हम लोग सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का निकालेंगे। सिंपलेस्ट रेशियो में हम लोग जैसे कार्बन को रिलेटिव लेकर के 6.60 से इसको डिवाइड किया, फिर यहाँ पे 1 आ गया और 20 को इससे डिवाइड किया तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमारा राउंड फिगर जो है 3 हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे तुम्हारे पास क्वेश्चन होंगे जिसमें तुम्हें सिंपलेस्ट रेशियो में हाइड्रोजन को लेना होगा, राइट। जैसे मान लो एक कंपाउंड में दूंगा आपको जिसमें कार्बन जो है 54.54%, हाइड्रोजन 9.09% और वेपर डेंसिटी जो है इसका 80 है, तो तुमको मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का निकालना होगा। तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन निकाल लेना, उसके बाद इंपेरिकल फार्मूला वेट, और उसके बाद जैसे ही फार्मूला निकलेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला n इनटू इंपेरिकल फार्मूला कर दोगे। तो उसी तरह से हमारा याद रखना इंपेरिकल फार्मूला इनटू n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा निकल जाएगा। तो सबसे पहले n था हमारा यहाँ पे 2 और इजीली हमने इसको निकाल दिया। अगर आपको इंपेरिकल फार्मूला रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर मुझे ये क्वेश्चंस डाउट है, तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, मैं इसका 4-5 न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ले लूँगा, उसको सॉल्व करूँगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर देखो मैं 1-2 सवाल बता रहा हूँ, फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक भी जाना है और ये चैप्टर भी कंप्लीट करना है। ऑलरेडी 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये 6th लेक्चर है हमारा। तो ये 6th या 7th लेक्चर जो होगा उसमें याद रखना कि टोटल लेक्चर मैंने जितना दिया है, हर एक लेक्चर्स में जो जो मैंने न्यूमेरिकल्स बनाए हैं उसको नोटबुक में ज़रूर लिख लेना। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा फिर हम लोग उस न्यूमेरिकल्स बेसिस पे जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करेंगे और उस रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स होगा उसको भी सॉल्व करेंगे। जब तक लॉकडाउन नहीं खुल रहा है तब तक आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा। गॉट इट। अब हम लोग न्यू टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। अगर इंपेरिकल फार्मूला में कुछ डाउट हो तो श्योरली आप लोग कमेंट करना। अब हमारा जो न्यू टॉपिक है वो न्यू टॉपिक होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब है हमारा न्यू टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का लिमिट मतलब जानते हो, एक मात्रा, एक फिक्स अमाउंट जो होता है, लिमिट। अब यहाँ पर जैसे कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें आप जब रिएक्शन करोगे, द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग। जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन एक गैस है, एक ऑक्सीजन गैस है, दोनों के दो दो मॉलिक्यूल हम लोग लेकर के हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं। जैसे जलाने का मतलब कंबशन करना, कंबशन करने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करना। अब दो मॉलिक्यूल्स था हाइड्रोजन का, दो मॉलिक्यूल्स था ऑक्सीजन का, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन को जलाने के लिए सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल्स, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर ये डिफाइन लिख लेना सबसे पहले, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर ये डिफाइन कर, द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है। कंप्लीटली कंज्यूम्ड मतलब पूरा पूरी जो है वो यूज हो जाते हैं। कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, द कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। कंबशन का मतलब होता है जलाना। अगर हमने हाइड्रोजन को जलाया तो हमें H2O का फॉर्मेशन मिला। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर टेकन इन दिस रिएक्शन। इसमें 2 मोल्स हाइड्रोजन लिए गए थे और 2 मोल्स ऑक्सीजन लिए गए थे। इन इक्वेशन ओनली 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। अब देख लो यहाँ पर ये रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, to complete combustion of 2 moles of hydrogen only 1 mole of oxygen is required. Therefore be left over
ऑन कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। तो अब क्या हुआ, जैसे मान लो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को जलाने के लिए सिर्फ एक ही मोल्स लिया गया, हाइड्रोजन तो पूरा पूरी कंज्यूम्ड हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ रहा है कि द कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, हमने हाइड्रोजन को जलाने के लिए, जैसे हाइड्रोजन 2 मोल था वैसे 2 मोल हमने ऑक्सीजन भी लिया, लेकिन यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन को जलाने के लिए यानी कि रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही मोल हमारा ऑक्सीजन लगा और हाइड्रोजन जो है कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो गया। So here in this equation only 1 mole of oxygen is required. The amount of product obtained is determined by the amount of reactant that is completely consumed. The amount of product obtained is determined by the amount of reactant that is completely consumed. The amount of reactant that is completely consumed in the reaction. In this reaction hydrogen is completely consumed, so that is called limiting reagent. देखो इसमें सबसे पहले ये आपको थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है, ये लिमिटिंग रिएजेंट आपको कुछ नया मिला है, ये 9 से थोड़ा हट के है। जैसे कोई भी रिएक्शन होता है, आप खुद सोच लो, जैसे मान लो आपको चाय बनाना है, राइट, यू हैव टू प्रिपेयर इट। जस्ट सपोज दैट यू आर हैविंग 500 ml of milk, 500 gram of sugar and 500 gram of or 20 gram of tea leaf. अब क्वेश्चन क्या आता है, जैसे मान लो अगर तुमको 500 ml मिल्क से टी बनाना है, तो 500 ml टी बनाने के लिए 500 ml यूज करने के लिए हमने सिर्फ मान लो 100 ग्राम या 200 ग्राम शुगर हमने यूज किया, लेकिन ये शुगर यूज होने के साथ पूरा कंप्लीटली कंज्यूम्ड है, हमारा मिल्क क्या हो गया, कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो गया, कंप्लीटली कंज्यूम्ड। अब यहाँ पर हमारा शुगर अभी भी बचा हुआ है, हमने तो सोचा था 500 मिल्क में 500 ग्राम जो है शुगर भी लगेगा, लेकिन यहाँ पर 500 मिल्क में हमारा सिर्फ 200 या फिर 100 ग्राम ऑफ शुगर लगेगा। तो जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए रिएक्शन, उसी को हम लोग लिमिटिंग रिएक्शन कहते हैं। जैसे बहुत सारे रिएक्शन मिलेंगे, मेन क्या है आपको कंसेप्ट समझना है। द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। किसी भी रिएक्शन में जो भी एलिमेंट कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए उस रिएक्टेंट को लिमिटिंग रिएजेंट कहा जाता है। गॉट इट? The reactant which is completely consumed during the reaction is called limiting reagent. यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया था जिसमें आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कर दिया था, राइट। अगर मान लो how much magnesium sulfide can be obtained from 2 gram of magnesium and 2 gram of sulfur by the reaction Mg plus S is equal to MgS। अब जैसे मान लो मैग्नीशियम प्लस सल्फाइड है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने दे दिया कि 2 ग्राम हमारा मैग्नीशियम है और 2 ग्राम हमारा सल्फर है, तो तुमको क्या निकालना है, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए सबसे पहले तुम क्या निकालोगे, कितने मोल्स मैग्नीशियम के, कितने मोल सल्फर के, और रिएक्शन जैसे Mg प्लस S इक्वल टू MgS होगा, तो इस हिसाब से तुमको क्या मिलेगा, इस हिसाब से हमको मिलेगा कि मैग्नीशियम जो है सल्फर के साथ रिएक्ट करके सल्फर जो है यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट में आ रहा है। क्यों सल्फर लिमिटिंग रिएजेंट में आ रहा है, क्योंकि सल्फर जो है कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है। ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, 1-2 न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता देता हूँ इस बेसिस पे। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस लिमिटिंग रिएजेंट। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यूमेरिकल्स रिलेटेड दिस। इसके बेसिस पे हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। ये सीधा सीधी आपको एक डिफाइन था, जिस डिफाइन में आपको थोड़ा ये समझ में आना जरूरी था कि लिमिटिंग रिएजेंट किसको कहते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट सीधा सीधी याद रखना, किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए, किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए, वैसे रिएक्टेंट को ही क्या कहा जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट कहा जाता है। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हमारा एसटीपी का है। अब कुछ 1-2 न्यूमेरिकल, हाँ ठीक, चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हाउ मच मैग्नीशियम सल्फाइड कैन बी ऑब्टेन्ड। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, हाउ मच मैग्नीशियम सल्फाइड MgS, याद रखना मैग्नीशियम सल्फाइड का केमिकल फॉर्मूला MgS, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 gram of magnesium
and 2 ग्राम ऑफ सल्फर। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? मतलब आपका सबसे पहले क्या है, रिएक्शन है Mg प्लस S इज इक्वल टू मैग्नीशियम सल्फेट, ये एक रिएक्शन। गॉट इट? इस रिएक्शन में आपको पता करना है कि सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, और लिमिटिंग रिएजेंट के बाद आपको और निकालना है हाउ मच MgS कैन बी ऑब्टेन, राइट? दो स्टेप है क्वेश्चंस के। तो सबसे पहले आप इसको जो 2 ग्राम दिया हुआ है मैग्नीशियम का, उसका हम लोग मोल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोल्स। ये मास को हम लोग मोल में करेंगे। सो सबसे पहले लिखेंगे क्या, 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अच्छा ये बताओ मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है? Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो मास कितना हो जाएगा? 24, राइट? तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 2/24। तो 2 को आप अगर 24 से डिवाइड करोगे तो मान लो 0.20 हो गया, 20 नहीं जाएगा, एक और 0 हो जाएगा, 200, तो आई थिंक 2480 जा 0.0833 ऐसा ही कुछ आएगा। 2.0 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 2/24 इज इक्वल टू 0.0833 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, 833 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। सिमिलरली 2 ग्राम ऑफ सल्फर, 2 ग्राम ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा? 2 अपॉन सल्फर का एटॉमिक मास 32, तो अगर 2 को 32 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 0.0625, 0.0625 मोल्स ऑफ सल्फर। तो अब तुम्हें ये क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकल गया है? मोल्स निकल गया है। इक्वेशन हमारा क्या है? Mg प्लस S इज इक्वल टू MgS। इसमें आप देख लो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ सल्फर टू फॉर्म more mole of magnesium than the sulfur, therefore sulfur is the limiting reagent। अब क्वेश्चन क्या हो गया? 1 मोल हमारा मैग्नीशियम है और 1 मोल हमारा सल्फर है, लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 2 ग्राम। अब जैसे मान लो 2 ग्राम मैग्नीशियम भी है और 2 ग्राम सल्फर भी है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर सल्फर जो है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब इक्वेशन में 1 मोल ऑफ सल्फर गिव्स 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड, सो 0.0625 mole of sulfur will react with 0.0625 mole of magnesium to form 0.0625 of MgS। अब आपको मोलर मास निकाल लेना है, और मोलर मास मैग्नीशियम सल्फाइड का कितना हो जाएगा? मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 और सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32। इस दोनों को ऐड करोगे 24 प्लस 32 इज इक्वल टू 56। तो मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड फॉर्म्ड, इसको मोलर मास से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3.5 ग्राम आ जाएगा। फिर हम लोग माइनस करके कितने ग्राम लेफ्ट हैं वो निकालेंगे। सबसे पहले ये 2 लाइन आप लोग लिख लो, उसके बाद मैं लिख देता हूँ, फिर आप लोग कॉपी कर लेंगे, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो सबसे पहले आप इस रिएक्शन को देख लो, और रिएक्शन में जो आप लोगों का वैल्यू मिला है 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम को अगर हमने किया तो इतने मोल्स ऑफ मैग्नीशियम 0.0833 और 0.0625 मोल्स ऑफ सल्फर। अब दिमाग लगाओ यहाँ पर, हमें जब ऑलरेडी हमारे पास 0.6 ग्राम तो मैग्नीशियम है, तो कितने ज्यादा है? अब खुद सोचो, यहाँ पे देखो रिएक्शन है Mg प्लस S इक्वल टू MgS, so 0.0625 मोल ऑफ मैग्नीशियम is required to react with 0.0625 ग्राम ऑफ सल्फर, तो ये हमारा 0.0625 ग्राम फॉर्म कर देगा। तो हमें जो है यहाँ पर देख लो कि हमारे पास जो सल्फर है वो कंज्यूम्ड है, राइट? तो सल्फर यहाँ पे सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट है। क्वेश्चन को सोचो, जो हमारे मोल्स है इतने मोल सल्फर के हैं और ये ज्यादा है 0.0625 मोल ऑफ सल्फर एंड 0.0833 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। तो सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि Mg प्लस S इज इक्वल टू MgS। क्वेश्चन था हमारे हाउ मच मैग्नीशियम सल्फाइड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम 2 ग्राम ऑफ सल्फर। तो ये रिएक्शन में आप देख लो तो आपको जो है 0.625 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 0.625 moles of sulfur to get 0.625 of MgS. Got it? अब क्या हुआ? 1 mole of magnesium react with 1 mole of sulfur. We are given 1 more mole of magnesium. अब हमारा 1 mole of sulfur जो है 1 ही mole of magnesium से react करेगा ना, लेकिन हमारा क्या है, एक ज्यादा है, मैग्नीशियम जो है एक ज्यादा मोल, तो इसीलिए सल्फर जो है हमारा यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो मोल अब
जब आपको ये पता चल गया कि ये जो है लिमिटिंग रिएजेंट है, सबसे पहले ये जो इक्वेशन हमारा दिया हुआ है Mg प्लस एस इज इक्वल टू mgs, तो इसमें आपको क्या लगा कि यहाँ पर 0.0625 मोल ऑफ सल्फर विल रिएक्ट विथ 0.0625 मोल ऑफ मैग्नीशियम टू फॉर्म 0.625 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। याद रखना ये जो है यहाँ पर, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ सल्फर and we are given here 2 mole of magnesium. So here sulfur will be the limiting reagent. So that's why 0.0625 mole of magnesium will react with 0.0625 mole of sulfur to give 0.625 mole of magnesium sulfide. तो यहाँ पर आप देख लो कि अगर सबसे पहले आप मोलर मास निकाल लो इसका मैग्नीशियम सल्फाइड का, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24 और सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, इस दोनों को ऐड करोगे 56 हो जाएगा इसका मोलर मास। अब यहाँ पर देखिए कि कितना MgS मास ऑफ MgS फॉर्म, कितना MgS फॉर्म हुआ, तो सबसे पहले ये जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको हम लोग जो मोलिकुलर मास है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.0625 इंटू 56, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। मास ऑफ MgS फॉर्म, कितना मास हमारा मैग्नीशियम सल्फाइड का फॉर्म हुआ, तो हमारा यहाँ पर हमने इसको, तो क्या अभी जस्ट मैंने आपको बताया 0.0625 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम विल रिएक्ट विद 0.0625 मोल ऑफ सल्फर टू गिव 0.0625 ऑफ MgS. So here therefore the mass of MgS form 0.0625 into molar mass 56 is equal to 3.5 gram of MgS. अब जो है कितना मैग्नीशियम बच गया, यहाँ पर देखो हमारा तो इतना ही यूज हुआ है और टोटल हमारे पास इतना है, तो यहाँ पे मोल्स ऑफ मैग्नीशियम लेफ्ट 0.0833 माइनस 0.0625 दैट इज 0.0208 मोल ऑफ Mg, ये हमारा बच गया, मैग्नीशियम बच गया। तो मास ऑफ मैग्नीशियम लेफ्ट अनरिएक्टेड, अब क्या हुआ मोल्स ऑफ Mg इनटू मोलर मास ऑफ Mg, तो ये हमारा इतना बच गया 0.0208 मोल्स, तो इसको 0.0208 को मोलर मास मैग्नीशियम का कितना होता है, एटॉमिक मास 12, तो इसका एटॉमिक मास 24, एटॉमिक नंबर जो है उसका 12 होता है, तो एटॉमिक मास यहाँ पे 24, 0.0208 इंटू 24 करोगे तो 0.4992 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, अगर इसको राउंड फिगर में ले लो तो 0.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। क्वेश्चन क्या था हमारा, हाउ मच मैग्नीशियम सल्फाइड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2.0 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 2.0 ग्राम ऑफ सल्फर। तो सबसे पहले हमारा जो आंसर है 3.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल बी फॉर्म। कैसे, तो हमने जस्ट देखा कि अगर हमारे पास 2 मोल जो है मैग्नीशियम का था और 1 ही मोल हमारे पास सल्फर का था, तो एक ज़्यादा था तो सल्फर सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और लिमिटिंग रिएजेंट होने के बाद जो हमारा मैग्नीशियम का जो अनरिएक्टेड पार्ट बचा था उससे भी हमने निकाला द मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इनटू मोलर मास ऑफ Mg, हमारा वैल्यू आ गया था 0.5 ग्राम ऑफ Mg। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट दिस लिमिटिंग रिएजेंट। अगर आपको इस लिमिटिंग रिएजेंट रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज ड्रॉप योर डाउट इनटू द कमेंट बॉक्स सेक्शन। अगर इससे प्रीवियस वीडियो वाला भी कोई डाउट है आपको, तो हम लोग नीचे में जो भी आपका डाउट है आप प्लीज़ नीचे में अपना डाउट को ड्रॉप करें। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा मोलैरिटी एंड मोलालिटी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये पूरे चैप्टर का। तो नेक्स्ट टॉपिक उसको बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना, वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, फॉर्मूला तो ईजी है, बस समझने की थोड़ी जो है, अगर वो समझ जाओगे तो इजीली पता चल जाएगा ये वीवी क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या फिर मास बाय वॉल्यूम, ये सारा कुछ जो है हम लोग 9th में थोड़ा पढ़े हैं, लेकिन अब जो 11th में है थोड़ा हाई लेवल पर पढ़ेंगे। ये कंसेप्ट क्लियर होने के बाद वो जो मोलैरिटी और मोलैलिटी का वो न्यूमेरिकल देखना मत भूलना। वो न्यूमेरिकल्स देखने के बाद ही आपका जेई लेवल का या फिर नीट लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। Thank you, thanks for watching. Don't forget to like and share. Also subscribe and share this video with your friends so they can also get benefit in this lockdown. Thank you very much. Don't forget to like and subscribe.